हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम एक नया अध्याय आरंभ करेंगे जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया के नाम से व्युत्पन्न है, जहां बहुत पहले लगभग 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। इस द्वीप के गडरियों ने शिकायत की कि उनके लकड़ी के जूते, जिनमें कीलें लगी हुई थीं, कई बार जमीन से चिपक जाते थे। लोहे की टोपी चढ़ी उनकी लाठी भी इसी प्रकार प्रभावित होती थी। चुंबकों के इस आकर्षित करने वाले गुण ने उनका घूमना फिरना दूभर बना दिया था। इसके अलावा चुंबकों का दैशिक गुण भी होता है। यदि आप चुंबक का एक पतला लंबा टुकड़ा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो ऐसा करने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर अनुदिश ठहरता है। ऐसा ही व्यवहार तब भी देखने में आता था जब इसको एक कॉर्क के ऊपर रखकर ठहरे हुए पानी में तैराया जाता था। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लोहे के एक अयस्क मैग्नेटाइट का नाम एक लोडस्टोन है, जिसका अर्थ है लीडिंग स्टोन, अर्थात मार्गदर्शक पत्थर। दोस्तों, प्रत्येक चुंबक का इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहरने के पीछे का कारण समझाया था एक भौतिक शास्त्री विलियम गिलबर्ट ने। उनका कहना था कि हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक की तरह ही होती है, जिसके कारण बाकी सारे चुंबक इसकी दिशा के अनुदिश ठहर जाते हैं। तो दोस्तों, चुंबकों से संबंधित इन सभी गुणों को हम इस 5वें अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला भाग, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे चुंबकत्व का परमाणु दृश्य। इसके बाद देखेंगे एक छड़ चुंबक को तथा उससे जुड़े कुछ गुणों को। इसके बाद देखेंगे कि किसी छड़ चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में क्या समतुल्यता होती है, और अंत में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनकी प्रकृति को। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रथम भाग, पहले विषय चुंबकत्व के परमाणु दृश्य के साथ। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में यह जाना था कि किसी गतिमान आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसी कारण से चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक परमाणु में ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक बंद लूप में गति करते रहते हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु का कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी साधारण पदार्थ के अंदर यह चुंबकीय द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से बटे यानी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसके कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। किंतु किसी प्राकृतिक चुंबक में इन द्विध्रुवों का विस्तार एक जैसा होता है, जिस कारण इनके आसपास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक जैसे कि मैग्नेटाइट का आकार नियमित नहीं होता, किंतु इनके उपयोग अत्यधिक होने के कारण कुछ कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चुंबक भी बनाए जाते हैं। ऐसे चुंबक प्राय नरम लोहे के बने होते हैं तथा इनका एक नियमित आकार भी होता है। दोस्तों, यदि हम एक इसी प्रकार के चुंबक को लौह रेतन यानी आयरन फिलिंग्स के ऊपर रखें, तो यह चुंबक उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। लौह रेतन के पैटर्न यह इंगित करते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वैसे ही जैसे वैद्युत द्विध्रुव के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि प्रत्येक चुंबक में दैशिक गुण होता है, यानी कि प्रत्येक चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहर जाती है। इसके अतिरिक्त चुंबक के भिन्न ध्रुवों में आकर्षण तथा एक समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है।
साथ ही अगर किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करने के लिए हम अगर उसे बीच में से कुछ इस तरह से काटें तो हमें चुंबक के दो पृथक ध्रुव प्राप्त नहीं होते। और यदि इस चुंबक को कुछ इस तरह से काटा जाए तो हमें अलग अलग ध्रुव नहीं मिलते। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी छड़ चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग छड़ चुंबक मिल जाएंगे जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। आइए अब समझते हैं किसी छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका में क्या समानता होती है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि एक धारावाही चालक अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। किसी एक बंद लूप की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ठीक एक छड़ के चुंबक के जैसा। अब यदि एक परिनालिका को देखा जाए तो वह बहुत सारे ऐसे ही बंद लूपों का समायोजन होता है, या हम ये भी मान सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे चुंबकों का समायोजन होता है, जिसकी वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक छड़ चुंबक का। आइए अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े कुछ और गुणों की, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। दोस्तों, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो यह एकांक उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है उन वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ये चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और दोस्तों, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां क्षेत्र रेखाएं सघन, तथा जहां तीव्रता कम होती है वहां क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं। दोस्तों, किसी छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबक की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है B1 बराबर μ0/4 पाई 2 mr बटे r⁴ घटा l⁴ की कुल घात 2। इसके अतिरिक्त किसी छड़ चुंबक की भूमध्य रेखा पर चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होता है B2 बराबर μ0/4 पाई m बटे r⁴ जमा l⁴ की कुल घात 3/2। आइए दोस्तों, अब आज के वीडियो में समझाए गए विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 0.1 मीटर लंबाई की एक छड़ चुंबक में 50 एम्पीयर मीटर का चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबक के केंद्र से 0.2 मीटर की दूरी पर सर्वप्रथम इसकी अक्षीय रेखा पर और उसके बाद इसकी भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम उन राशियों को लिख लेते हैं जो हमें प्रश्न में दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें छड़ चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण यानी M दिया है 50 एम्पीयर मीटर, जबकि R है 0.2 मीटर। इसके अलावा चुंबक की लंबाई यानी 2L बराबर है 0.1 मीटर के, यहाँ से L आता है 0.05 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ से M आएगा छोटा m गुणा 2L यानी 50 गुणा 0.1 अर्थात 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चुंबक की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B1 बराबर μ0/4 पाई 2 mr बटे r⁴ घटा l⁴ की कुल घात 2। तो इस समीकरण में सभी राशियों का मान रखने और इसे हल करने पर चुंबकीय क्षेत्र आता है B1 बराबर
42 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 टेस्ला। इसके अतिरिक्त प्रश्न में पूछा गया है कि इस चुंबक की भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो दोस्तों, चुंबक की भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B2 बराबर μ0/4 पाई m/r की घात 2 जमा l की घात 2 की कुल घात 3/2। दोस्तों, यहाँ भी इस समीकरण में सभी राशियों का मान रखने तथा हल करने पर चुंबकीय क्षेत्र आता है B2 बराबर 5.708 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 टेस्ला। तो एवं गाउस नियम के साथ दोस्तों, हमने अपने पहले अध्याय में देखा था कि जब किसी आवेश Q को किसी गॉसियन सतह द्वारा बंद किया जाता है तो उस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को लिखा जाता है E.ds बराबर Q/ε0, जिसे स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम कहते हैं। अब हम इस आवेश के स्थान पर किसी एकल ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि एक चुंबक सदैव द्विध्रुव के जैसे ही रहती है। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि बंद गाउसीय सतह से क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या बाहर आती है उतनी ही इसके अंदर प्रवेश भी करती है। इस बात की इस तथ्य से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय ध्रुव शक्ति यहाँ पर शून्य के बराबर है। और क्योंकि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेखाएं बराबर हैं, इसलिए कुल फ्लक्स यहाँ पर शून्य होगा, अर्थात B.ds बराबर 0। इसे चुंबकत्व में गाउस नियम कहा जाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। दोस्तों, हमने पिछले भाग में किसी चुंबक के दैशिक गुण की चर्चा की थी, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रारंभ में यह सोचा गया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुंबक के कारण है, जो लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश रखा है। परंतु यह सरलीकृत चित्र निश्चित रूप से सही नहीं है। अब यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य क्रोड के धात्विक तरलों, जो अधिकांशतः पिघला लोहा या निकेल है, इनकी संवाहक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। और इस प्रभाव को दोस्तों कहा जाता है डायनेमो प्रभाव। दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर रखे चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे ही होती हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होती है, बल्कि वर्तमान में यह लगभग इस पर 11.3 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कुछ इस प्रकार है, जबकि इसका चुंबकीय अक्ष इससे 11.3 डिग्री पर झुका होता है। दोस्तों, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, उसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। आइए अब जानते हैं भूचुंबकत्व से जुड़ी कुछ राशियां, जिन्हें चुंबकीय राशियां कहा जाता है। तो दोस्तों, वह भौतिक राशियां जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ज्ञात की जाती हैं, वह चुंबकीय राशियां कहलाती हैं। इनमें सर्वप्रथम है चुंबकीय दिक्पात,
जिसे थीटा से दर्शाया जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो दोस्तों यह यथार्थ भौगोलिक उत्तर एवं चुंबकीय सुई द्वारा इंगित उत्तर के बीच बनने वाला कोण होता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच एक कोण होता है जिसे यहाँ थीटा से दर्शाया गया है। और क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, इसलिए चुंबकीय सुई और भौगोलिक अक्ष के बीच में भी एक कोण बनता है जिसे चुंबकीय दिक्पात यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक और राशि भी होती है जिसे नमन कोण कहा जाता है। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की क्षैतिज सतह के बीच बनने वाला कोण नमन कोण या आनति कहलाता है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक क्या होता है। दोस्तों यहाँ इस चित्र में एडी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, जबकि एबी क्षैतिज घटक। इसके अतिरिक्त ए, बी डैश, सी डैश, डी पृथ्वी का वह तल है जो भौगोलिक अक्ष से गुजरता है, जबकि ए, बी, सी, डी चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ही तल है। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए पी है, जो क्षैतिज घटक से डेल्टा कोण बनाती है। अब यहाँ त्रिभुज ए एल पी में देखा जाए तो यहाँ से कॉस डेल्टा आता है ए एल बटे ए पी, और क्योंकि ए एल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, अर्थात इसे बी एच से लिखा गया है, यानी कॉस डेल्टा बराबर है बी एच बटे बी। दोस्तों यहाँ से बी एच आता है बी कॉस डेल्टा। ठीक इसी प्रकार इसी त्रिभुज से साइन डेल्टा का मान निकालें तो वह होगा ए एम बटे ए पी, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात बी वी बटे बी। और दोस्तों यहाँ से बी वी आता है बी साइन डेल्टा। अब दोस्तों इन दोनों ही समीकरणों के वर्ग करने तथा इन्हें जोड़ने पर आता है बी एच की घात 2 जमा बी वी की घात 2 बराबर बी की घात 2 ब्रैकेट कॉस डेल्टा की घात 2 जमा साइन डेल्टा की घात 2। और क्योंकि कॉस डेल्टा की घात 2 जमा साइन डेल्टा की घात 2 बराबर होगा 1 के, इसलिए b आता है अंडर रूट बी एच की घात 2 जमा बी वी की घात 2। इसके अतिरिक्त यदि इन दोनों को एक दूसरे से विभाजित किया जाए तो समीकरण आती है b साइन डेल्टा बटे b कॉस डेल्टा बराबर बी वी बटे बी एच। और क्योंकि दोस्तों साइन डेल्टा बटे कॉस डेल्टा टेन डेल्टा के बराबर होता है, तो यहाँ से टेन डेल्टा का मान आता है बी वी बटे बी एच। आइए दोस्तों अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के अंडर रूट 3 गुना है। इस स्थान पर नमन कोण यानी डेल्टा का मान क्या होगा? तो दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी बी वी बराबर है अंडर रूट 3 बी एच यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan डेल्टा बराबर होता है बी वी बटे बी एच, तो यहाँ पर बी वी का मान रखने पर tan डेल्टा आता है अंडर रूट 3 बी एच बटे बी एच, जिससे tan डेल्टा आएगा रूट 3 के बराबर। और दोस्तों tan का मान रूट 3 तब होता है जब इसके कोण का मान 60 डिग्री हो, यानी tan डेल्टा बराबर होगा tan 60 डिग्री के, अर्थात डेल्टा आता है 60 डिग्री। दोस्तों चुंबकीय पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार है प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक,
दूसरा प्रकार कहलाता है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, और तीसरा और अंतिम भाग कहलाता है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। आइए अब इन तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों से जुड़े गुणों को जानते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों, ऐसे पदार्थ अपने अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को विकर्षित कर अपने से दूर भेज देता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है और इस कारण यह प्रतिकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे काई m से दर्शाया जाता है, यह एक छोटी तथा ऋणात्मक राशि होती है। इसके अलावा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसे म्यू r से दर्शाया जाता है, इसका मान 1 से कुछ कम होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं बिस्मिथ, तांबा, सीसा तथा सिलिकॉन। आइए अब दूसरे प्रकार के पदार्थ यानी अचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक के गुणों को जानते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ भी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ही भांति जब किसी बाह्य क्षेत्र में रखे जाते हैं तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस पदार्थ के परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण यादृच्छिक यानी रैंडमली फैला रहता है, किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, ये सभी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक छोटी तथा धनात्मक राशि होती है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से अधिक होता है। और दोस्तों, ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, सोडियम तथा कैल्शियम। आइए अब जानते हैं तीसरे पदार्थ यानी लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। दोस्तों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं का भी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में, जिसे डोमेन कहते हैं, सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी कारण प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है, किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, इन सभी डोमेन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता एक विशाल तथा धनात्मक राशि होती है और इसकी तुलनात्मक भेद्यता का मान 1 से अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल तथा गैडोलीनियम। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे अगले विषय यानी चुंबकीय शैथिल्य अर्थात हिस्टेरिसिस की। दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों में B यानी चुंबकीय क्षेत्र और H यानी
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संबंध बहुत जटिल होता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पदार्थ शुरू में एकदम विचुंबकित, यानी इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अब हम इसको परिनालिका में रखते हैं और परिनालिका में धारा का मान बढ़ाते हैं। पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ता है और अंत में संतृप्त यानी सैचुरेट हो जाता है, जैसा कि वक्र OA में चित्रित किया गया है। इससे आगे चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाने का कोई उपयोग नहीं है। फिर हम H यानी चुंबकीय तीव्रता को घटाते हैं और घटाते हुए शून्य पर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ H बराबर 0 है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान शून्य नहीं है। यह वक्र AB द्वारा प्रदर्शित है। दोस्तों, जब H का मान शून्य होता है तो ऐसे में B का मान पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता या चुंबकत्व अवशेष कहलाता है। दोस्तों, परिनालिका में धारा की दिशा उलट देते हैं और धीरे धीरे इसका मान बढ़ाते हैं। फलस्वरूप कुछ डोमेन पलटकर अपना विन्यास बदल लेते हैं जब तक कि अंदर परिणामी क्षेत्र शून्य न हो जाए, और यह वक्र BC द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, C बिंदु पर H का मान पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। प्रतिलोम धारा का परिमाण बढ़ाते जाने पर हम एक बार फिर से संतृप्तता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वक्र CD यही दर्शाता है। अब एक बार फिर हम धारा को कम करते हैं और इसे फिर से उलट दिया जाता है, जैसा कि वक्र EA में दिखाया गया है। यह चक्र दोहराया जाता रहता है। जब H को कम किया जाता है तो वक्र OA पुनः अनुरेखित नहीं होता। और दोस्तों, यह परिघटना चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरेसिस कहलाती है। आइए अब बात करते हैं स्थायी चुंबक की। दोस्तों, ऐसे पदार्थ कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घ काल के लिए बनाए रख सकते हैं। स्थायी चुंबक विभिन्न तरीकों से बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह एक चुंबक बन जाती है। इसके अतिरिक्त स्थायी चुंबक बनाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी परिनालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए और उस परिनालिका में नियत दिष्ट धारा प्रवाहित की जाए। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ को चुंबकित कर देता है, जैसा कि यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। दोस्तों, चुंबकीय शैथिल्य वक्र हमें स्थायी चुंबकों के उचित पदार्थ चुनने में सहायता करते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि इधर उधर के चुंबकीय क्षेत्रों या तापीय उतार चढ़ावों या क्षुद्र यांत्रिक हानियों के कारण इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म न हो जाए। इसके अलावा पदार्थ की उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टील की छड़ और एक नरम लोहे की छड़ है। अब दोनों में से बेहतर चुंबकीय पदार्थ चुनने के लिए हमें दोनों के चुंबकीय शैथिल्य वक्र की तुलना करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टील ऐसा ही एक पदार्थ है। इसकी धारणशीलता नरम लोहे से कुछ कम है, पर नरम लोहे की निग्राहिता इतनी कम है कि सब गुणों को सोचें तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील लोहे से बेहतर है।